आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास के डिटेल बैच में आप सभी का विशेष स्वागत है। आज पहली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अब हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस प्रकार से हुआ और इसके नाम को लेके लगातार मतभेद क्या उत्पन्न है, साथ ही साथ इसका काल निर्धारण कैसे होता है, समय को निर्धारण के लिए कौन कौन सी विधियां हैं, लोग क्या मानते हैं। जिस समय हड़प्पा सभ्यता भारतीय क्षेत्र में विकसित हो रही थी, उस समय विश्व स्तर पे समकालीन कौन कौन सी सभ्यताएं थी जो विकसित हो चुकी थी और उनका वर्तमान समय में स्टेटस क्या है, जहां से भारत का व्यापार चलता रहा, भारत अर्थात यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का व्यापार चलता रहा। इस काल में कौन कौन सी खोजें हुई, कैसा इतिहास रहा, प्रचार व प्रसार किस तरह से हुआ, हड़प्पा सभ्यता की सीमाएं किस प्रकार से, साथ ही साथ इसका पतन किस प्रकार से हुआ। इन सभी विषयों के बारे में आज चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा होगी हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, इन पॉइंट्स के बारे में भी। आज की यह क्लास जो है वो फर्स्ट वीक टारगेट वाली क्लास है। टारगेट वाली क्लास क्या, आपको पता होगा, ये एक सेशन मैंने लिया था जहां पे चर्चा किया था कि 24 तारीख से लेके 30 जून के मध्य में किस तरह से वीकली टारगेट्स पूरे होंगे। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीए की तैयारी कर रहे हो, आपका एसएससी का एग्जाम लगा होगा, 60 दिन बाद कोई एग्जाम है और उसमें सब्जेक्ट्स आते हैं, तो 60 दिन में आपका जीके जीएस कंप्लीट होना, रीजनिंग कंप्लीट होना, कंप्यूटर कंप्लीट होना, यूपी जीके कंप्लीट होना और इन्हीं के साथ साथ रीजनिंग और मैथ का कोर्स भी कवर कराना। इन सभी जिम्मेदारियों के साथ मैंने ये वीकली टारगेट सेशन स्टार्ट किया है। अब ये टारगेट यूपी ट्रिपल एससी के लिए, अगर आप किसी और एग्जाम से किसी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। आज का जो सेशन होगा यहाँ पे केवल डिटेल क्लास की चर्चा होगी। डिटेल क्लास के साथ अगर आप देखो, जो डिटेल क्लास की चर्चा होगी इसका पीडीएफ नोट भी आपको मिलेगा और इसके बाद सेकंड क्लास में चर्चा होगी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने अभी यहाँ कवर किए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, यूपी ट्रिपल एससी के साथ हम लोगों ने यूपीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐड किए हैं। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वो हमारे तरफ से होंगे कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें एग्जाम की तैयारी करना है, एग्जाम को फोकस करना है। तो अब इसी क्रम में ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पीडीएफ है, इन सभी के अगर नोट्स चाहिए तो बेटा देखो, अभी तो मैंने जो बैच आपको अनाउंस किया था, जहां यहाँ बताया था कि ये बैचेस चल रहे हैं, इनमें से अगर आप किसी में भी एनरोल होते हैं तो आपको सभी चीजें मिल जाएंगी। पर अभी कुछ लोगों की क्वेरी आई है जिनका कहना है सर केवल आप जीके का सेशन दे दीजिए, केवल आप जीके जीएस की पीडीएफ दे दीजिए। तो बेटा देखो, अगर आपको इस किसी भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक की चाहिए तो नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ 9889057003। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा आज के सेशन के लिए, क्योंकि मैंने अभी कोई भी सेशन पीडीएफ वगैरह के लिए तैयार ही नहीं किया है। केवल पीडीएफ यही है, यही पीडीएफ अभी बैचेस में चली जाएंगे। पर इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप कर देंगे और बता दें कि हमें इस डेडिकेटेड एग्जाम्स के लिए चाहिए, तो उसकी पीडीएफ का सेशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा, आप तक उसे उपस्थित जरूर करवा दूंगा। ठीक, अब ये रहा हमारा आज का एडवर्टाइज। अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उन विषयों के बारे में हमारी पहली चर्चा होगी। चलो सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में पॉइंट्स कौन कौन से रहेंगे। दो बेटा, आज की जो पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास में हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। सबसे पहले जैसे हड़प्पा सभ्यता तो है ही, इसका नाम कैसे हुआ, प्रचार व प्रसार कैसे होता है, इसके समकालीन सभ्यताएं कौन सी थी, खोज व इतिहास कैसा रहा, पतन के कारण क्या है, विशेषताओं में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के विषय में किसका आर्थिक जीवन कैसा था, यहाँ पे जो सामाजिक जीवन था वो कैसा रहा, यहाँ के सांस्कृतिक जीवन कैसा रहा। अब सबसे पहले अगर काम करें कि इसका काल का निर्धारण कैसे करते हैं, पर उससे पहले देखते हैं नाम के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता के अलावा कौन कौन से नाम है। अगर इनके नामों की चर्चा करें तो देखो, नाम को लेकर समय समय पे अलग अलग इतिहासकारों ने अलग नाम दिए हैं। जैसे जॉन मार्शल कहते हैं कि इसको सबसे पहले सिंधु सभ्यता कहा। क्यों? रीजन ये था क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पे प्राप्त होती है। इसके जो अवशेष समय प्राप्त हुए उससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे एक सिंधु नदी बहती थी, जिस वजह से इसका नाम पड़ गया सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता। इसके बाद इसके अन्य नामों में सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के साथ ही साथ इसको प्रथम नगरी सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि इतिहास में सबसे पहले कई नगर देखने को मिलते हैं, सिर्फ भारत में नहीं विश्व स्तर पे कहीं सबसे पहले नगर देखने को मिलते हैं, तो वो हड़प्पा सभ्यता। इसको शहरी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे काशयुगीन सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ कांसा नामक धातु का सबसे पहले प्रयोग होता है। कांसा क्या होता है? जिसमें 68% तांबा और 32% टीन पीना होता है।
मुख्य तौर पे तांबा और टीन को मिला के एक धातु बनाई जाती है कांसा, और इस सभ्यता में सबसे पहले कांस्य का उपयोग देखने को मिलता है, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। फिर यहाँ ताम्रपाषाण सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ तांबे का प्रयोग देखने को, मेलुवा सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ ही साथ इसे घग्गर हाकर सभ्यता के नाम से कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेके कुल ये मत सबसे ज्यादा फेमस है, तो इनके पॉइंट्स ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण सभ्यता, मेलुवा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेके आपके मत सारे क्लियर हो गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कैसे किया गया। काल निर्धारण की मुख्य तौर पे दो विधियां हैं, एक कार्बन डेटिंग के आधार पे, एक इतिहासकार। डिपेंड करता है कि इतिहासकार वहां के साक्ष्यों को पढ़ के क्या बताते हैं। अगर कार्बन डेटिंग के आधार पे देखेंगे तो कार्बन डेटिंग के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड आता है 3500 बीसी से लेके 1300 बीसी। बीसी क्या है? बिफोर क्राइस्ट। याद रखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा C14 के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या मेलुवा सभ्यता या नगरी सभ्यता या शहरी सभ्यता का काल पीरियड क्या है, तो 3500 से लेके 1300 बीसी तक। अब इस कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य तौर पे तीन भागों में बांटा गया। एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता, दूसरी परिपक्व जब हो गई, और तीसरी उत्तर सभ्यता। उत्तर सभ्यता मतलब ये सिंधु घाटी का चलन हो रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे डाउनफॉल में आ रही थी। जो पूर्व सभ्यता थी, ये पूर्व सभ्यता का टाइम पीरियड तो माना गया है 3500 से लेके 3500 से लेके 2600, लगभग 900 वर्षों के पास 3600 से 1900 तक का जो है वो सिंधु नगरी सभ्यता है, और 1900 से लेके 1300 का जो टाइम पीरियड है ये पतन का सभ्यता है। अब इसके इतिहासकार के नामकरण को बारे में चर्चा करें तो नामकरण को लेकर समय समय पे अलग मत आते रहे, तो उस बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे एग्जाम में आता है, सीधी सी लाइन है बेटा, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो पढ़ना ही पड़ेगा। पॉइंट्स क्या है? अगर सर मार्टिन व्हीलर के अनुसार चर्चा करें तो उनके अकॉर्डिंग 2500 से लेके 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल पीरियड माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल पीरियड कब से कब तक माना जाता है? ये माना जाता है 2500 से लेके 1750 तक। वहीं अगर डीपी अग्रवाल जी के अनुसार माने तो डीपी अग्रवाल जी मानते हैं इसकी सभ्यता के टाइम पीरियड है 3250 से लेके 1750 बीसी तक। जॉन मार्शल मांगते हैं 3250 से लेके 1750। मैके महोदय जी मानते हैं 2800 से लेके 2500 बीसी तक। एमएस वत्स की चर्चा करें तो वो मानते हैं 3500 से लेके 2500 बीसी तक। डेल्स की चर्चा करें वो 2900 से 1900 तक। अर्नेस्ट मैके 2800 से लेके 2500 तक। गैन की चर्चा करें तो वो मानते हैं 1350 से लेके 1700 ईसी तक और बीसी तक। और फेरस सर्विस की चर्चा करें तो 2000 से लेके 1500। अब इतने ज्यादा ना याद हो तो क्या कर सकते हैं? देखो बेटा, जॉन मार्शल एग्जाम में काफी पूछे गए हैं, तो जॉन मार्शल के बारे में तो भूलना भी मत, गलती से भी मत भूल जाना कि जॉन मार्शल क्या टाइम पीरियड मानते हैं। साथ में एमएस वत्स, अर्नेस्ट मैके, सर मार्टिन येलो और डीपी अग्रवाल, ये सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दुनिया में पूछे गए, तो इनके नामकरण के बारे में आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको दो पॉइंट्स और याद रखने हैं। इन्होंने टाइम पीरियड तो आपको याद रखना है, टाइम पीरियड के साथ आपको ये पॉइंट पे भी ध्यान देना है कि इनका जो टाइम पीरियड बताया गया है ये सिंधु घाटी सभ्यता को लेके है, किसी और पॉइंट्स को नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कार्बन 14 या C14 या कार्बन विधि के आधार पर क्या है 3500 से लेके 3000 बीसी तक। इसमें तीन कालक्रम हो गए, कालक्रम के बारे में कई बार नहीं पूछा गया। अर्नेस्ट मैके के बारे में, डीपी अग्रवाल जी के बारे में, एमएस वत्स के बारे में, साथ में सर मार्टिन व्हीलर के बारे में, इनके बारे में पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। फिर हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता थी किस प्रकार से। क्या सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही तरह की जनजाति रहती थी, एक ही तरह के लोग रहते थे, या इसमें कुछ मिक्सर था? तो याद रखो, सिंधु घाटी सभ्यता एक मिश्रित प्रजाति सभ्यता थी। मिश्रित प्रजाति का मतलब सब क्या है? इसमें लगभग 4 प्रकार की प्रजातियां रहती थी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मैंगोटाइट। कौन कौन सी सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समय निवास करती थी वो याद रखो। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह सभ्यता मिश्रित श्रेणी की है। इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और गण और मंगलाइन, इस क्रम की 4 प्रजातियां रहती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब इसके विस्तार को चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत क्षेत्र में है। मतलब इसका क्षेत्र कहां से विस्तार है? इसका क्षेत्र अफगानिस्तान से लेके भारत और भारत से होते हुए पाकिस्तान क्षेत्र में है। ये पूरे क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। आप इनके एक एक जगह के बारे में याद रखो।
क्योंकि क्षेत्र संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर अफगानिस्तान की चर्चा करें तो अफगानिस्तान के मुंडू ग्राक में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। मुंडू ग्राक में भी कहा, यहाँ पे सुर्तगोई व सुर्तगर्म, यहाँ पे नहर के साक्ष्य देखते हैं। अगर पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान में कौन कौन से क्षेत्र पाएगा, तो पाकिस्तान के बारे में 3-4 पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले बलूचिस्तान क्षेत्र, सिंधी क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र। पाकिस्तान के 3 क्षेत्र हैं जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र पाए गए, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। अगर बलूचिस्तान क्षेत्र को चर्चा करेंगे तो यहाँ पे मेहरगढ़ हो गया, मेहरगढ़ में 9 पसाड़ से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के क्षेत्र विकसित रहते हैं, सुक्ताडोर, क्वांटाओ और अंगिरा। सिंधी क्षेत्र की चर्चा करें तो सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, अगरी, चंदुहोड़ और कोटेजित। पंजाब की चर्चा करें हड़प्पा, रहमान, गोंटीवाला और सरायबेला, ये क्षेत्र हैं पाकिस्तान के। अफगानिस्तान के कहां पे, अफगानिस्तान के कंफर्म रखो मुंडीगाक। मुंडीगाक में क्या कहा, सुरतदोई और शोरतदोई। सुरतदोई को ही शोरतदोई कई जगह लिखा गया, कई तक सुरतदोई रखा गया है। यहाँ पे हमें नहर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध क्षेत्र और पंजाब क्षेत्र। अब अगर भारत की चर्चा करें, क्योंकि आप जब यूपी भारत के एग्जाम्स देंगे तो आपको भारत की तो एक डिटेल याद रखिए। भारत में पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के निशान पाए गए। अब जम्मू कश्मीर की चर्चा करें तो जम्मू कश्मीर में कहां पाए गए, जम्मू कश्मीर के मांडा में चिनाव नदी के तट पे, रोपड़ व संगोला पंजाब के, हरियाणा में राखीगढ़ी और बनावली, राजस्थान के कालीबंगा में। गुजरात की चर्चा करें, गुजरात में कच्छ का रण और खंबात के रण में सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए। कच्छ के रण में मुख्य तौर पे कौन से, कच्छ के रण में हम देखेंगे धौलावीरा, सूतकोटका के बारे में, देशलपुर के बारे में, खंबात के बारे में चर्चा करेंगे, लोथल, रंगपुर और प्रवाशान के बारे में। अब इसकी सीमा की चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वह हिंडन नदी पे, पश्चिमी क्षेत्र का है दाशक नदी पे। याद रखो सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली है, सिंधु घाटी सभ्यता हिंडन नदी से लेके दशक नदी तक फैली हुई है। ये 2 पॉइंट्स याद रखो। सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, ये फैली है हिंडन नदी से लेके दशक नदी तक। अगर क्षेत्र की चर्चा करें तो पूर्व में इसके मेरठ से लेके उत्तर प्रदेश, मेरठ, आलमगीरपुर से लेके बलूचिस्तान, सुरकोटगढ़ तक। उत्तर की चर्चा करें तो उत्तर में इसके चिनाव नदी और दक्षिण में प्रवरा नदी। उत्तर में ये जम्मू कश्मीर मांडा तक, दक्षिण में दैमापुर तक फैली थी। पूर्व से पश्चिम के लगभग 1400 किलोमीटर की दूरी और उत्तर से दक्षिण में 1600 किलोमीटर की दूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कंफर्म होगा, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती सिंधु घाटी सभ्यता, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में विकसित है। अफगानिस्तान में गुंडकी गोर, मुंडकी गोर, पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब क्षेत्र, भारत का जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र। अब गुजरात के कच्छ और खंबात के बारे में फिर हम लोगों ने चर्चा की, सिंधु घाटी की सीमा के बारे में। अब चर्चा करते हैं कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी उस दौरान विश्व में क्या चल रहा था, क्या विश्व में जीवन था, क्या विश्व में कोई सभ्यता पनप रही थी या नहीं पनप रही थी, उस बारे में देखते हैं। तो समकालीन सभ्यताओं को देखते हैं, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, यूनान की सभ्यता। और ये पॉइंट ध्यान रखना, ये सारी सभ्यताओं के अवशेष भी वर्तमान समय में लगभग क्षीण हो चुके हैं, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता इतनी उन्नत सभ्यता थी कि इसकी सभी चीजें हमें लगभग सेम दशा में मिली है, अगर लोगों ने खनन में करके समाप्त नहीं किया। अब क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता की चर्चा करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी वो दजला फरात क्षेत्र में थी, साथ में टिग्रिस सभ्यता के समान है। ये इराक, ईरान, सीरिया और तुर्की क्षेत्र में फेमस है। तुर्की जिसको तुर्की के नाम से भी जानते हैं वर्तमान समय, हड़प्पा सभ्यता से 12 गुनी बड़ी थी पर यह विनाश हो गई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे सभ्यता पनपी है, इसलिए इसे नील नदी सभ्यता भी कहते हैं। इसको सुमेरियन सभ्यता व हड़प्पा सभ्यता से 20 गुना बड़ी रही। यूनान की सभ्यता की चर्चा करें, यूनान में हुएंग की सभ्यता और ये येलो नदी के तट पे थी। ये तीनों सभ्यताओं का वर्तमान समय में अंत हो चुका है, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता निरंतर आज तक बनी हुई है, यहाँ पे विजिट पॉसिबल है। अब चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। खोज क्या है, अब खोज के लिए देखो कुछ डेट्स आपको याद रखनी है, जैसे 1826, 1904, 1921, 1922। अगर ये डेट आपको कंफर्म हो गई तब जाके आपको पॉइंट्स पढ़ने क्या है। 1826 में क्या होता है, इस पॉइंट देखो। सन 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन कराया। इसके बाद 1904 में आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। जनरल बर्किंगम ने इसका सर्वे कराया था, जिसके ये महानिदेशक या अटॉर्नी, ठीक है, डायरेक्टर थे। 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन करवाया। 1921 में जॉन मेर्सल के नेतृत्व में खुदाई प्रारंभ हुई।
1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र खोजा। राखालदास बनर्जी 1922 में इसमें जुड़े। अब आपको 2 पॉइंट्स और याद रखना है। सबसे पहले फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी कौन है? भारतीय आर्कोलॉजी, भारतीय खोज विशेषज्ञ जो थे वो कौन है? वो अलेक्जेंडर बर्किंघम को माना जाता है। हु इज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट? अलेक्जेंडर बर्किंघम। ठीक है, पॉइंट्स याद रखो, सॉरी अलेक्जेंडर बर्किंघम। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट्स 2 पॉइंट्स और याद रखना। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सन 1857 में जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस दौरान जॉन ब्रेटन और विलियम ब्रेटन 2 भाइयों ने मिलकर या इन दोनों भाइयों की अगुवाई में रेलवे लाइन बिछाते समय सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का प्रयोग किया गया। मतलब एक पूरी पूरी सभ्यता के साक्ष्य मिटाए गए। वो इसलिए मिटाया गया क्योंकि यहाँ पर रेलवे लाइन की जरूरत थी, रेलवे लाइन का विकास हो रहा था। ठीक, पॉइंट्स क्या रखो यहाँ पे? 2 पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हु इज फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट? अलेक्जेंडर बर्किंघम। और अगर चर्चा करें यहाँ पे अलेक्जेंडर बर्किंघम है क्या? सन 1904 में इन्होंने सबसे पहले भारत में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया। इनके नेतृत्व में 1921 में जॉन मार्शल ने खुदाई की, 1922 में राखालदास बनर्जी ने। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, इसकी प्रकृति किस प्रकार से है तथा इसके पॉइंट्स क्या है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग नगरी सभ्यता कहते हैं, शहरी सभ्यता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे नगर का निर्माण हो गया, शहरों का निर्माण होता है। यहाँ पे नाली व्यवस्था कैसी थी, किलेबंदी की साक्ष्य मिलते हैं या नहीं, सड़क व्यवस्था कैसी थी, आवास व्यवस्था कैसी थी, इन विषयों के बारे में सबसे पहले अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसकी नगरी सभ्यता के बारे में। इसको नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं? देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता की थी। किस प्रकार से माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे नगरों का व्यवस्थित क्रम देखने को मिलता है। कैसा? एक व्यवस्थित क्रम। यहाँ पे एक क्षेत्र उच्च तथा दूसरा क्षेत्र निम्न था। उच्च क्षेत्र में कौन रहता था? यहाँ पे कुछ विशेष लोग रहते थे, जैसे व्यापारी वर्गों का रहना, कर्मचारी वर्ग का रहना, प्रशासन का रहना, ये उच्च क्षेत्र में निवास करते थे। वही जो निम्न क्षेत्र था, यहाँ पे इसको पूर्वी टीला कहते थे। यहाँ श्रमिक, निर्धन व किसान छात्र लोग रहते थे। और ये सभी की सभी चीजें एक चबूतरे या मजबूत चबूतरे पे विद्यमान थी। क्या पॉइंट्स है? सिंधु घाटी सभ्यता एक निश्चित योजना के तहत शहरों को बसाया गया था। एक पार्ट में अमीर लोग रहते थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापारी, कर्मचारी, प्रशासनिक वर्ग था। दूसरी तरफ निम्न लोग रहते थे, जो गरीब थे, श्रमिक, निर्धन, किसान, छात्र। और ये पूरी पूरी सभ्यता एक चबूतरे पे विद्यमान थी। ठीक, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा में नगर योजना नहीं देखने को मिलता। लोथल की चर्चा करें, सूदकोटका की चर्चा करें, सूदकाडेउर की चर्चा करें, तो यहाँ पे नगरों का विभाजन नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे सभी लोग एकल सिस्टम रहता था, एक ही क्षेत्र में सभी लोग विद्यमान रहते थे। तो ये कुछ इसके अपवाद भी हैं। पर तो मुख्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, जहां पे निम्न वर्ग एवं कम आय वर्ग, निम्न वर्ग व उच्च वर्ग को अलग कर दिया गया था। निम्न वर्ग और उच्च वर्ग को अलग कर दिया। उच्च वर्ग में क्या था? व्यापारी, कर्मचारी, प्रशासनिक वर्ग, ये उच्च क्षेत्र में रहते हैं, जिसको ऊपरी टीला या पश्चिमी टीला के नाम से जानते हैं। वही जो निम्न वर्ग में थे, निम्न वर्ग में कौन से लोग रहते थे? ये श्रमिक, निर्धन, किसान, छात्र, इसको पूर्वी टीला या निचला टीला के नाम से कहते थे। और ये पूरा पूरा क्षेत्र एक चबूतरे पे विद्यमान था। फिर चर्चा करें अगर यहाँ की किलेबंदी के बारे में, तो चारों का चारों ये जो क्षेत्र था, ये चारों तरफ से टावरों से घिरा हुआ था। किले के अंदर जगह जगह पे ऊंचे ऊंचे टावर बनाए गए थे, जहां से निरीक्षण किया जाता है, उसे निरीक्षण कक्ष कहते थे। इसका उद्देश्य रहता था कि बाढ़ व शत्रुओं के आक्रमण से बचना। जैसे पहले किले बनाए जाते थे, घरों में खिड़कियां, दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, ना कि आगे की ओर, ताकि राज्य मार्गों का प्रशासन न रुक जाए, राजमार्गों से आना जाना सुचारू रहे। इसके लेकिन अपवाद भी है। एक पॉइंट याद रखो, सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि खिड़कियां व दरवाजे तो पीछे से खुल रहे हैं, परंतु लोथल और चंदुआड़ों में ऐसा नहीं। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुल गए, चंदुआड़ों में दुर्गीकृत नहीं था। चंदुआड़ों क्या था? ये दुर्गीकृत नहीं था। अब नाली व्यवस्था की चर्चा करें तो नालियों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता में उत्तम नालियां थी। यहां तक कि अभी भी लोगों का कहना है कि अगर आज भी यहाँ पे जल प्रसारित किया जाए तो इनकी नाली व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी। नालियों का निर्माण ईंटें तथा जिप्सम और चूना को मिला के किया जाता था। यहाँ पक्की ईंट का प्रयोग होता था। नालियां अत्यंत उत्तम थी और इतनी थी कि पहले छोटी नाली आके एक बड़ी नाली में मिलती थी और बड़ी नाली जाके आगे नाले की ओर मिलती थी। प्रत्येक घर से छोटी नाली निकल के मुख्य नाली में मिलती थी। नालियां पत्थरों से ढकी रहती थी। इस सभ्यता में छोटी छोटी बस्तियों की भी बेहतर नालियों का निर्माण किया गया।
मतलब नाली व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशेष थी। अगर सड़क व्यवस्था की चर्चा करें तो सड़क व्यवस्था कैसी थी? सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। वैसे एक समकोण पे अभी आपको याद होगा एक रेलवे पुल बना है जिसके बारे में लगातार अपवाद हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, उसको सही किया जाएगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, और जो समकोण पे काटा जाता है इस व्यवस्था को ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहते हैं। क्या प्रणाली कहते हैं? इस प्रणाली के नाम याद रखो, ग्रिड प्रणाली या ऑक्सफोर्ड प्रणाली के नाम से जानता है। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, पक्की ईंटों से किसी भी प्रकार के ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। पक्की ईंटों से सड़कें नहीं बनाई जाती थी, केवल नालियां बनाई जाती थी, और सड़क का निर्माण कच्ची मिट्टी से होता था। और अगर आवास व्यवस्था की चर्चा करें, लगभग सभी घर उपयोगितावाद के हिसाब से थे, मतलब घरों में एक मंजिला के पाए जाते थे, लेकिन यहाँ पे आंगन, रसोई, स्नानागार, टॉयलेट, कुआं, ये सभी की सभी चीजें विद्यमान थी। मतलब यहाँ पे घर एक मंजिला के हो, दो मंजिला या बहुमंजिला हो, परंतु उसमें अब उपयोगितावाद एवं आवास की सभी चीजें उपलब्ध होंगी और सभी चीजों का ख्याल रखा जाता था। अब हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ना चाहें तो ये पॉइंट्स भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था। अगर हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन को पढ़ेंगे तो आर्थिक जीवन में धन की प्राप्ति कहां से होती थी? कृषि से होती थी, पशुपालन से होती थी, शिल्प से होती थी, वाणिज्य से होती थी। इसमें से कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र था। आर्थिक जीवन में कृषि के बारे में देखिए तो यहाँ पे 9 प्रकार की खेती होती थी, परंतु 9 प्रकार की खेती के बाद भी यहाँ पे जौ की खेती सबसे ज्यादा फेमस थी। रबी की मुख्य फसल थी, रबी के साथ इसमें जौ की फसल उत्पन्न होती थी। इस समय कुल 9 प्रकार की खेती का वर्णन मिलता है। मुख्य फसल रबी की फसल थी। खेतों को जोतने के लिए लकड़ी के हलों का प्रयोग किया जाता था। बनावली में मिट्टी पाए गए हैं। कालीबंगा में जोते हुए नहीं कंफर्म हो रहा, अरे कोई दिक्कत नहीं, देखो कैसे याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान समय की आप किसी भी आधुनिक ग्रामीण सभ्यता को देख लें, वह सिंधु घाटी सभ्यता की शहरी व्यवस्था में देखने को मिल जाएगा। कैसे? सबसे पहले वहां पे कृषि हो रही होगी, और कृषि उन्नत तरीके से हो रही होगी। उन्नत तरीके क्या है? वहां पे हल का प्रयोग किया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को हल के निशान देखने को मिलते हैं। ये हल के निशान हमें बनावली में मिट्टी के देखते हैं, और कालीबंगा में हम लोगों ने पाया कि वहां खेले जो खुदे हुए जोत हैं, जुते हुए खेत हैं, वो देखने को मिलने लगे। यहाँ पे चावल की भी मुख्य तौर पे खेती होती है। किसकी खेती हो रही थी? चावल की खेती हो रही थी। चावल की खेती के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? ये साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं लोथल व रंगपुर से। लोथल व रंगपुर से हमें चावल की खेती के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। खेती पर यहाँ पे अभी प्रकृति पर डिपेंड थी। वर्षा और नदी के जल द्वारा सिंचाई होती थी। सिंचाइयों के कृत्रिम साधन का भी प्रयोग किया गया था, जिसमें नहरों का निर्माण किया गया। नहरों और तालाबों का निर्माण किया जाता था। धौलावीरा में तालाब और सुरतदुई में नहर का प्रयोग। गेहूं, जौ, राई, तिल, सरसों, कपास खेती के साक्ष्य हैं। साक्ष्य कौन कौन से मुख्य तौर पे ध्यान रखना, ये आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी फसलें मुख्य तौर पे पाई जाती थी। गेहूं, जौ, रवि, राई, तिल, सरसों, कपास। साथ ही लोथल में हमें चावल के भी साक्ष्य देखने को मिले। अगर पशुपालन की चर्चा करें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशु कैसे पालते थे, तो 2 तरह के पशु थे। एक पालतू पशु थे, एक घोड़ा। घोड़े के आज तक साक्ष्य नहीं मिले हैं, केवल इसके कुछ कुछ पार्ट्स पाए गए। जैसे याद रखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैल, बकरी, भेड़ व ऊंट से तो फेमस थे, प्रसिद्ध थे, और ये पाए भी जाते थे। परंतु हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मूल निवासी घोड़े का हिस्सा नहीं था तथा वह घोड़े से अनभिज्ञ थे। परंतु पॉइंट्स यहाँ याद रखना है क्या क्या। अगर घोड़े के अस्थि पंजर की चर्चा करें तो सुरकोटत में हमें एक घोड़े का अस्थि पंजर देखने को मिलता है। साथ ही घोड़े के दांत जो है वो मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। घोड़े के खिलौने जो है वो लोथल में देखने को मिलते हैं, और घोड़े का दांत जो है वो सुरगाकोई अर्थात पाकिस्तान में देखने को मिलता है। कुल मिला के ये यहाँ के लोग बाकी सभी जीवों को पालते तो थे, ऐसा भी हो सकता है ये जो घोड़े के साक्ष्य हैं ये व्यापारी माध्यम से हड़प्पा सभ्यता में प्रवेश किए हो, तो हड़प्पा सभ्यता में पाया जा रहा है, परंतु ये हड़प्पा सभ्यता में अंकित नहीं थे, ये हड़प्पा सभ्यता में नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शिल्प व व्यवसाय की चर्चा करें कि यहाँ पे कौन कौन से व्यवसाय होते थे, तो यहाँ हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा धातु के बारे में कि इनका धातु उद्योग कैसा था, कैसे ये धातु उत्पन्न करते थे, धातुओं का निर्माण कैसे होता था, उससे आभूषण बनाए जाते थे। सूती वस्त्र क्या था, मन का उद्योग क्या है, मोहर उद्योग क्या तथा अन्य में मृद भाड़, ईट व कटाई बुनाई के उद्योग के बारे में। अब धातु उद्योग में कौन कौन से धातु यहाँ पे प्रसिद्ध है उनके बारे में ध्यान रखो। साथ ही साथ पॉइंट याद रखना, यहाँ लोहे का कोई प्रयोग नहीं था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग घोड़े से अनभिज्ञ थे, लोहे से अनभिज्ञ थे। यहाँ सोना, चांदी, कांसा, पीतल व तांबे का उद्योग थे और इनका निर्माण पाया जाता था। ये जो सूती वस्त्र है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र पाए जाते थे। ये लोग रेशमी वस्त्र से अनभिज्ञ थे।
लोहे से अनभिक, रेशमी वस्त्र से अनभिक, घोड़े से अनभिक। साथ इनके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? सूती वस्त्रों के मोहनजोदड़ो, आलमगीर पर्वत व आलमगीरपुर और बंगाल में। मनका क्या है? एक सुंदर सी मोतियों की माला होती है। इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता था सोना, चांदी, शंख, सेलखड़ी, परंतु यहाँ कुछ कीमती पदार्थ है जैसे कमेलियन, स्फुटिक, क्वार्टज, जस्तर, ये कीमती पदार्थ थे। इनका प्रयोग कम तौर पे किया गया, परंतु जो रईस लोग थे, जो उच्च कुल के लोग थे, उनके पास कीमती धातु के मनके पाए जाते थे, उनके लिए कीमती मनके प्राप्त होते थे। और यहाँ का फेमस था मोहर उद्योग। मोहर उद्योग में वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार सभी तरह की मोहरें देखने को मिलती हैं। मुख्य तौर पे जो बेलन के रूप में मोहर है, ये मेसोपोटामिया की तरह थी। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता में बेलन की मोहर दिखती, वैसा ही सेम टू सेम कॉपी किया। हो सकता है व्यापार के माध्यम से यहां से वहां तक स्थानांतरित हुई हो। यहाँ पे सेलखड़ी की मोहरें मुख्य तौर पे पाई गई। अब चर्चा करते हैं मृद भाड़। मृद भाड़ क्या होता है? सबसे पहले इस चीज को समझिए। समझने के लिए आपको दो पॉइंट समझना पड़ेगा। जैसे कोई मिट्टी है, जस्ट सपोज ये कोई मिट्टी है। अब इस मिट्टी में क्या किया जाए कि हम लोग थोड़ी सी इसको सुखा देते हैं, टाइट मतलब सॉरी, पहले मिट्टी में कोई चित्र बना देते हैं, चित्र बनाने के बाद इसको सुखा देते हैं, तो ये चित्र इस पे हमेशा के लिए अंकित हो गया। इस तरह की जिस चीजों के निर्माण उसे मृद भांड बोलेंगे। अब मृद माड़ में इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ध्यान रखो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लाल व काला मृद माड़ बनाते थे, जिसकी अनेक प्रकार की आकृतियां उत्पन्न होती थी, जैसे फूल, पत्ती, ज्यामिति, आकलन, पशु पक्षी। यहाँ पे ईटा उद्योग भी था। ईटों का अनुपात क्या था? 4:1 के 4, 2 और 1 के अनुपात में ईटों का निर्माण करते थे, और इन्हीं ईटों से नाली व घरों का निर्माण होता था। कटाई बुनाई के क्षेत्र के बारे में चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कि कपड़े जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य से हैं। इस सभ्यता के लोग धागा काटने का कार्य करते थे। अब यहाँ पे आयातित माल की चर्चा करें। कौन कौन से सामान सिंधु घाटी सभ्यता में आयात किए जाते थे? जैसे टिन हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, सीसा हो गया, शिलाजीत हो गया, जज लालवर्त था, सेलखिड़ी, नील रत्न, नीलमणि, हरितमणि, शंख व कोड़ियां। टिन की चर्चा करें तो टिन यहाँ पे आयातित होता था अफगानिस्तान और ईरान से। तांबा खेतड़ी, राजस्थान व बलूचिस्तान से आयातित होता था। चांदी की चर्चा करें तो चांदी का आयात यहाँ पे ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोने का आयात यहाँ अफगानिस्तान, फारस और दक्षिण भारत से होता था। शीशे का आयात यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान, अजमेर से होता था। शिलाजीत का जो आयात था यह हिमालय क्षेत्र से होता था। लाल जत्ती की चर्चा करें तो इसका आयात मेसोपोटामिया व बदस्खा से होता था। बालूचिस्तान, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र से सेलखड़ी का आयात होता था। नीलरत्न बदस्खा से, नीलमणि महाराष्ट्र से, और जो दक्षिण भारत से वो हरित मणि अर्थात हरी मणि का, और सौराष्ट्र दक्षिण भारत से शंख और कौड़ियों का आयात होता था। आयातित सामान की लिस्ट कंफर्म हो गई। एक बार इसको और देख लीजिएगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो पहली बात तो आपके सामने ये बैच है, जिनसे आप ऐड करना चाहे ऐड हो जाइएगा। स्टेनो के लिए स्टेनो स्टार, कनिष्ठ सहायक के लिए जिद बैच, लेखपाल के लिए लक्ष्य बैच, पेट के लिए सफलता बैच। पर अगर आप चाहते हैं कि केवल जीएस सेक्शन की पीडीएफ आपको मिल जाए तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूं अभी, 9889057003। इस नंबर पे आप टाइप कर दीजिएगा कि जीके जीएस की प्रैक्टिस, जीके जीएस डिटेल्ड प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रैक्टिस सेट्स वहां पे फिर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। कैसे, उसके लिए बाद में प्रोसेस देखेंगे। अभी मैंने इसके कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए प्रोसेस नहीं बनाया, इसके लिए मुझे प्रोसेस बनाना पड़ेगा। अभी बैचेस हैं, अगर आप बैच से जुड़ते हैं तो 60 डेज मैराथन क्लास के रूप में 60 डेज में कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, प्रैक्टिस से रिवीजन कराया जाएगी। अब हम लोग चलते हैं फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पढ़ लेते हैं, क्योंकि व्यापार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बिजनेस ही सबसे ज्यादा जरूरी चीज है क्या? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस प्रकार से था, इसका स्वरूप कैसे थे, साक्ष्य कहां से देखने मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसे, यहाँ पे यातायात के साधन कैसे थे, बंदरगाह कैसे हैं, माप और तौल कैसे होती थी, वस्तु विनिमय था या धन की तरह से, जैसे हम लोग अभी क्रय विनिमय अन्य पद्धतियों का यूज करते थे, वस्तु विनिमय था, क्या था, उस बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले व्यापार का स्वरूप देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक और बाह्य दोनों तरह का व्यापार होता था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गांव और शहरों में तो बिजनेस करते ही करते थे, साथ ही साथ यहाँ पे मेसोपोटामिया से, लोथल, मेसोपोटामिया, फारस से, और फारस और मेसोपोटामिया से मुख्य तौर पर व्यापार यहाँ देखने को मिलता था। फारस की खाड़ी में, लोथल में हमें सिक्का मिलता है फारस की खाड़ी के, कालीबंगा में हमें मेसोपोटामिया का सिक्का मिलता है। मतलब यहां से इनके मध्य व्यापार रहता था। इस सभ्यता में कुछ लोग गांव के अंदर व शहरों तक भी व्यापार करते थे। इस सभ्यता में गांव व शहर में रहने वाले लोग आपस में भी व्यापार करते थे। अगर व्यापार के साक्ष्य की चर्चा करें तो दो तरह के प्रूफ दिखते हैं। एक लिखित जो सरगौन शिलालेख में लिखा हुआ है, एक उत्खनन से क्या प्राप्त होता है। उत्खनन से हमें प्राप्त होता है 3 मुख्य तौर से क्षेत्र,
जो पूर्व में 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे, जैसे देमपुर बहरीन के साथ करता था, मकरान पाकिस्तान और मेलवा हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये कहा गया। मोहनजोदड़ो तथा आलमगीर से मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें देखने को मिली। वहीं लोथल से फारस की सिक्के देखने को मिले। फारस की खाड़ी में जो सिक्के प्रयोग होते वो लोथल से देखने को मिले। मेसोपोटामिया सभ्यतावासी अपने पूर्व के 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार करते थे, सीलमपुर, मकरान तट और मेलवा से। यहाँ से मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया सभ्यता का व्यापार होता था। ठीक, साथ ही साथ मोहनजोदड़ो तथा आलमगीर पर्वत में करते थे। लोथल से फारस की खाड़ी और कालीबंगा से मेसोपोटामिया के सिक्के प्राप्त हुए। तो ये मुख्य तौर पे यहाँ के साक्ष्य हो गए। अब इसके स्थलों की चर्चा करें तो यहाँ पे स्थल उर, निपुर, लोगस, यहाँ से मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमें हड़प्पा सभ्यता की मोहरें देखने को मिलती हैं। व्यापार किस किस चीज का करते थे? ये लोग सोने का व्यापार करते थे, चांदी का करते थे, तांबे का करते थे, कीमती पत्थर लाजवर्द का करते थे। साथ ही साथ ये चीजें आयातित करते थे, वहां से लेते थे। सोना अभी हम लोग बाकी एक बार डिटेल कर चुके हैं। निर्यात कीमती धातु, हाथी के दांत, तांबे की वस्तुएं, सूती वस्त्र, काली लकड़ी, मोर पंख, अनाज, इसको ये निर्यात करते थे। साधन क्या थे? या तो बैलगाड़ी से चले जाते थे या नाव से जाते थे। नाव से जाएंगे तो बंदरगाह का निर्माण होगा। बंदरगाह कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, साथ में भारत में मुख्य तौर पर नागेश्वर, प्रमासपटन, लोथल और अंगदराव, ये थे बंदरगाह। नागेश्वर, प्रमासपटन, लोथल ये गुजरात के, और साथ ही साथ महाराष्ट्र का अंगदराव। वहीं पाकिस्तान के सोतका को, बालाकोट और अलादीनो, ये बंदरगाह कहाँ के थे? ये बंदरगाह पाकिस्तान के थे। माप और तौल की चर्चा करें तो याद रखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल में भी उन्नत थे। ये दोगुना का आधार या आधा करके बाट बनाते थे। साथ ही साथ बाटों को 16 गुणे 16 की इकाई में इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था। मोहनजोदड़ो में कांसे का एक तराजू देखने को मिलता है। लोथल में एक कांसे का स्केल देखने को मिलता है। पॉइंट्स कंफर्म हो गए। माप में भी ये कंफर्म थे, साथ ही साथ तौल में, माप और तौल दोनों करते थे। माप करने के लिए स्केल की जरूरत होती है, जो हमें देखने को मिलता है लोथल में एक देखने को मिलता है, जो यहाँ पे कांसे का स्केल देखने को मिला। और तराजू कहाँ पे? तराजू मोहनजोदड़ो में। पॉइंट्स याद रखना, क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है, लोथल में कांसे का स्केल प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो में कांसे का तराजू प्राप्त हुआ। यहाँ विनिमय किस प्रकार से होता था? विनिमय मतलब धन का स्थानांतरण कैसे होता था? क्या वस्तु विनिमय था या यहाँ पे धन से विनिमय होता था? याद रखो, हड़प्पा सभ्यता मुख्य तौर पे वस्तु विनिमय आधारित था। कुछ विद्वानों का मत है यहाँ मोहरों का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी किया जाता था। मोहरों का भी प्रयोग किया जाता है, ऐसा भी मत है, परंतु ज्यादातर लोग मानते हैं यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली थी। तो वस्तु विनिमय पे हम लोग टिक लगाएंगे। हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, इतिहासकार नहीं बनना है, केवल हम लोग को अपना सही जवाब देना है। हड़प्पा सभ्यता में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, परंतु अधिकांशतः विद्वानों को मानता है मोहरों का मूल्यांकन के लिए किया जाता था, परंतु इस बारे में नहीं। यहाँ के अगर समाज व्यवस्था की चर्चा करें तो समाज व्यवस्था में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ग का विभाजन कैसे है, मानवीय समूह कैसे, मातृसत्तात्मक समाज था या नहीं था, असमानता कैसे, मृतक संस्कार कैसे थे, सभ्यता में वस्त्र कैसे पहने जाते, यहाँ पे प्रेम किस प्रकार से होता था, सौंदर्य प्रेमी थे या नहीं थे, मनोरंजन के साधन थे या नहीं थे, साक्षरता व लिपि के बारे में। सबसे पहले वर्ग विभाजन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ योद्धा, विद्वान, व्यापारी व कामकार। कामकार में किसान, मजदूर व शिल्पकार। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन रहता था? पावरफुल योद्धा रहते थे, फिर विद्वान, फिर व्यापारी और फिर कर्मकार। कर्मकार यहाँ का सबसे दबा हुआ था, कुचला हुआ था। अब अगर यहाँ पे मानवीय समूहों के बारे में चर्चा करें तो अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ मुख्य तौर पे 4 प्रमुख समूह थे। एक भूमध्य सागरी, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड और मंगोलाइड। मंगोलाइड की चर्चा करें तो मंगोलाइड्स के बारे में एक पॉइंट्स कहा जाता है, मोहनजोदड़ो में इनकी योगी की प्रतिमा देखने को मिलती है, ये योगी की भांति देखने को मिलते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की चर्चा करें, सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली सबसे पहली जनजाति थी, इनकी कांसे की प्रतिमा देखने को मिलती। अल्पाइन संख्या में बहुत कम थे और भूमध्य सागरी मुख्य तौर पर माना जाता है इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी थी? सबसे ज्यादा जनसंख्या थी भूमध्य सागरी की। और सबसे पहले कौन आया था? वो आया था प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड। सबसे कम अल्पाइन की। और जो मंगोलाइड समूह था ये योगी प्रजाति का था। अब चर्चा करते हैं अल्पाइन के बारे में, एक पॉइंट डिटेल देख लो। अल्पाइन के बारे में इतना याद रखो, ये गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। वहीं प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड की चर्चा करें तो प्रोस्टो ऑस्ट्रेलाइड सिंधु घाटी सभ्यता में आने वाली प्रथम जनजाति थी। आज भी यह भारत में SC ST के रूप में विद्यमान है और मोहनजोदड़ो से कांसे की एक प्रतिमा अर्थात मूर्ति प्राप्त होती है। मंगोलाइड्स की चर्चा करें तो मंगोलाइड्स भारत के सिक्किम, भारत, म्यांमार और चटगांव की पहाड़ियों पर आज भी पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो थे इनके मुख्य तौर पे योगी की प्रतिमा पाई जाती है। और मात्र इनका समाज कैसा था? समाज का स्टेटस क्या था?
याद रखो, जैसे अभी वर्तमान समय में सत्ता पितृ सत्तात्मक हो चुकी है, इनके यहाँ सत्ता मात्र सत्तात्मक थी। विद्वानों का ऐसा मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हड़प्पाई सभ्यता के लोग मात्र सत्तात्मक समाज था। समाज में बड़ी संख्या में, रीजन क्या है, रीजन बस इतना सा दे सकते हैं कि अभी यहाँ बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में मात्र देवियों की मूर्ति देखने को मिलती है, मात्र देवताओं की मूर्ति नहीं देखने को मिलती है। सभ्यता में नरसंहार के हथियार भी प्राप्त हुए। अगर असमानता के तथ्यों की चर्चा करें कि यहाँ कौन कौन सी चीजें अनकॉमन थी, पहले बड़े बड़े घर, साथ ही साथ उसे निचले टीले का भी पाए गए। यहाँ पे खाद्यान्न प्रणाली में अंतर काफी था, कुछ के पास ज्यादा धन था, कुछ के पास धन ही नहीं था। विद्वानों का मानना हड़प्पा सभ्यता के लोग असमानता के तत्व विद्वान थे। यहाँ पे मृतक का संस्कार कैसे किया जाता था? मृतक का संस्कार तीन तरह से होता था। एक पूर्ण समाधान, जिसको पूरी तरह सजा जला दिया जाए, एक आंशिक समाधान तथा एक दाह संस्कार। आंशिक समाधान में क्या होता था कि जब इंसान मर जाता था तो उसे ऐसे खुले क्षेत्र में रख देते थे, जिसके बाद पशु पक्षी आके उसे खा लेते थे। फिर जो बचा कुचा पार्ट था, कल परसों में जो बच जाए, उस पार्ट को दफना दिया जाता था। और पूर्ण समाधान क्या है? इसको पूरी तरह दबा दिया जाता था या पूरी तरह से दहन कर दिया। सौंदर्य प्रेमियों की चर्चा करें तो सौंदर्य प्रेमी कैसे थे? सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों को मुख्य तौर पे सिंदूर देखने को मिलता है, जिसको नौसारों के नाम से जानते हैं। लिपस्टिक देखने को मिली, सोना चांदी तांबे आदि के आभूषण देखने को मिले। हड़प्पा सभ्यता में तो हम लोग दर्पण या मतलब शीशा देखने को मिलेगा। केस विन्यास मतलब केसों को सही करने के लिए कंघा देखने को मिला। यहाँ क्या क्या देखने को मिला? यहाँ पे हम लोगों को नौशारों अर्थात सिंदूर देखने को मिला, लिपस्टिक देखने को मिला, सोने चांदी का आभूषण देखने को मिले, कंघा देखने को मिला। कंघा के साथ ही यहाँ पे शीशा भी देखने को मिला। वस्त्रों की चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे? ये सूती वस्त्र पहनते थे, धागे से बने हुए वस्त्र पहनते थे। धागे से बनाने के लिए जिसका प्रयोग करते थे उसे तकली बोलते हैं, तकली के प्रयोग करके ये धागा बनाते थे। परंतु यहाँ के लोग रेशमी वस्त्रों से अनभिज्ञ थे, अर्थात ये रेशम का प्रयोग नहीं करते थे। ये पॉइंट ध्यान रखने। मनोरंजन के साधन क्या थे? यहाँ पे मनोरंजन के साधन थे सिगार खेलना, नृत्य करना, संगीत खेलना, शतरंज पासा खेलना। साक्षरता की चर्चा करें कि पढ़े लिखे क्या थे, तो याद रखो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये पॉइंट ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा चुका है, परंतु इसके चित्रात्मक लेख को पिक्टोग्राफी कहते हैं। इसमें लिखावट क्या होती है? देखो, पहले आप चलेंगे लेफ्ट से राइट, राइट चलने के बाद राइट से लेफ्ट आ जाएंगे, मतलब हाथ को यहां से यहां मूव करने के लिए इतना टाइम नहीं, डायरेक्ट वहां पहुंचे, वहां से लिख के इधर आ गए। इस सभ्यता में लगभग 400 से लेके 875 के आसपास अक्षर प्राप्त हुए हैं। सबसे बड़े जो अक्षर प्राप्त हुए वो धौलावीरा से प्राप्त हुए, जहां के अक्षर हड़प्पा सभ्यता से। ये क्या है? एक सेकंड। और फिर चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म, कला और विज्ञान विद्यमान था। धर्म के रूप में चर्चा करें तो यहाँ मातृ देवी की पूजा, शिव की उपासना, लिंग अर्थात लिंग व योनि की उपासना, सामुदायिक स्थान थे पूजा करने के लिए। योग में विश्वास था, वृक्ष पूजा, अग्नि पूजा, बलि पूजा देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ सर्प पूजा, स्वास्तिक पूजा और जादू टोना भी देखने को मिलता है। मातृ देवी की पूजा की चर्चा करें कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो पॉइंट ध्यान रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। कई स्थानों पर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां देखने को मिली हैं, और इन मूर्तियों का सबसे ज्यादा पश्चिमी भागों में, जो पश्चिमोत्तर है, पश्चिम का क्षेत्र, वहां सबसे ज्यादा प्रयोग। और गुजरात में यहाँ पे मूर्तियां भी कम देखने को मिलती हैं। मूर्तियों के साक्ष्य थे, परंतु कोई यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य नहीं पाए गए। मंदिर के साक्ष्य नहीं थे, केवल मूर्तियों के साथ थे। शिव की उपासना की चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो में एक योगी की प्रतिमा देखने को मिली है, जिसको मार्शल महोदय ने आद्य शिव की उपाधि दी है। आद्य शिव क्या है? पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए हैं, पलती मार की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और इसकी खोज जॉन मार्शल ने की। जॉन मार्शल ने आद्य शिवा की एक मूर्ति पाई है, जिसमें कोई पलथी मार के बैठा हुआ है। जॉन मार्शल इसको शिवा की मूर्ति कहते हैं और इसको आद्य शिवा नाम से उद्घोषित करते हैं। इनके दाहिने तरफ में हाथी व बाघ खड़े हैं, बाएं तरफ पे गैंडा भैंसा की चित्रित हुआ है, और पैर के नीचे 2 हिरण है। लिंग की पूजा हिंदू घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग लिंग पोषक व योनि पोषक थे। कई स्थलों पे पत्थर व गोलाकार छल्ले प्राप्त होते हैं। सामूहिक स्नान की चर्चा करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जल की पवित्रता व पुण्य के कर्मों में विश्वास करते थे, और ये लोग सामूहिक स्नान में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के साथ ही साथ यहाँ पे एक काल्पनिक पूजा भी की जाती थी, काल्पनिक पशु की, जिसे यूनिकॉर्न के नाम से जाना जाता है, एक सिंग वाला पशु। और वास्तविक रूप से चर्चा करें तो यहाँ कुबड़ वाला साड़ा और का प्रयोग देखने को मिलता है, जिसका सबसे ज्यादा मोहरम प्रयोग हुआ। योग में विश्वास की चर्चा करें तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति प्राप्त होती है, जिससे यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग योग पूजा में भी ध्यान रखते थे। वृक्ष पूजा में बरगद, पीतल, नीम की पूजा होती थी। अग्नि पूजा की चर्चा करें
तो अग्निकुंड लोथल में और यज्ञ वेदी जो है वो कालीबंगा में देखने को मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सर्प की पूजा, स्वास्ति की पूजा, जादू टोना में भी विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता जो है धर्म एक प्रधान था लेकिन कभी प्रभावशाली नहीं रहा। यहाँ के लोग हमेशा कर्म कांडों में विश्वास नहीं करते थे। ये लोग मानते थे कि कर्म ही प्रधान है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल भुगतेंगे। यहाँ धर्म था, धर्म के अकॉर्डिंग चलना था। परंतु भारत में सबसे ज्यादा मंदिर कला निर्माण का विकास मौर्य काल में हुआ। ये पॉइंट्स अलग से याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। धर्म था परंतु मंदिर नहीं था। मूर्तियों की पूजा करते थे, मूर्ति का निर्माण करते थे, परंतु खुद की इच्छा के लिए। ये पॉइंट ध्यान रखने। धर्म में पुजारी वर्ग सर्व वर्चस्वशाली था, जबकि इसकी समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया में मंदिर व पुजारी के केंद्र देखने मिलते हैं। स्थापत्य कला की चर्चा करेंगे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में कैसा स्थापत्य रहा। तो याद रखो, हड़प्पा कला जो सभ्यता है वो उत्तम थी, जैसा कि ऐसा विश्व में कोई दूसरी सभ्यता नहीं थी उस समय। हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन 21वीं सदी में ब्रिटेन की तुलना में भी अच्छे हैं। धातु मूर्ति की पूजा करें, धातुओं में इसमें कांसा, तांबा, पीतल से निर्मित मूर्तियां की श्रेणी देखने को मिलती है। इसको बनाने के लिए तकनीक लुप्त हो चुकी है, जिसको लॉर्ड वैक्स मेथड से बनाया जाता था। नई पॉइंट्स कंफर्म हो रहा कोई नहीं। यहाँ पे तांबा, कांसा, पीतल की मूर्तियां देखने को मिलती है। इसको, ये जो मूर्तियां थी, इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक मतलब क्या, इसको इतना गर्म कर दिया जाता था कि वो एकदम पिघल जाता था मोम की तरह, फिर उसको साँचे में ढाल के बना लिया जाता था मूर्ति। प्रस्तर की मूर्तियों की चर्चा करें, प्रस्तर की मूर्ति कुछ पत्थरों की मूर्ति देखने को मिलती है, जैसे मोहनजोदड़ो में योगी की मूर्ति। सिरवीन एक मूर्ति देखने को मिलती है जो लाल बलुआ पत्थर व सल्विक पत्थर की बनी हुई है। इस सिरवीन मूर्ति है। कुछ विद्वान इसे जैन दिगंबर की भी मूर्ति मानते हैं। नृत्य और संगीत की चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता में नृत्य और संगीत प्रचलित था। कई नृत्य की मूर्तियां देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य की प्रतिमा भी है। अगर मृद मूर्तियों की चर्चा करें तो मृद मूर्तियां क्या है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मृद मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिसमें मातृ देवी, पशु पक्षियों, खिलौने आदि की मूर्ति थी। मोहरों और मोहरों का निर्माण होता था। यहाँ की अगर प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, धातु के बारे में चर्चा करें तो गणित के तौर पर क्या था, याद रखो यहाँ का गणित भी उत्तम था। उत्तम का मतलब फर्स्ट क्लास तो नहीं, बहुत अच्छा नहीं, पर डेवलप्ड था, क्योंकि यहाँ पे ईंटों का निर्माण एक आकृति में होता था, 4:2:1, अर्थात ये इस बारे में सजग थे कि कैसी रखनी है। बाट की प्रणाली चर्चा करें, कैसे बाट, वो 16:7 में। लोहे की कांसे की स्केल और कांसे का तराजू भी देखने को मिलता है हम लोग। खगोल विज्ञान के बारे में चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग समयों और मौसमों के अकॉर्डिंग फसलों का उत्पादन करते थे। इस आधार पर हमें लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नक्षत्रों एवं ऋतुओं की भी जानकारी थी। धातु रसायन की चर्चा करें तो हड़प्पा वासी जो है वो उच्च ताप पे धातुओं को गलाने की तकनीक को विकसित किया था, जिसके साथ ही तांबा टिन को मिलाकर नई धातु कांसा बना ली गई थी। साथ ही साथ इसमें स्केल का तराजू देखने को मिलता है, मूर्तियां देखने को मिलती हैं। चिकित्सा बारे में चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वेच्छा से संक्रामक लोगों की समझ थी, सफाई रखते थे। साथ ही साथ इनको संक्रामक लोगों जो रोग एक दूसरे से फैलते हैं उनके बारे में अच्छा नॉलेज था। साथ ही साथ कालीबंगा से कम उम्र के बालकों की खोपड़ियां प्राप्त होती हैं जिसमें छेद पाए गए। विद्वानों को मानना है कि यह शल्य चिकित्सा का एक प्रयोग है। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अब काल निर्धारण के बारे में चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, एक तो निरपेक्ष विधि है, एक सापेक्ष। निरपेक्ष विधि में क्या है, कार्बन 14 द्वारा और पोटेशियम द्वारा, थर्मोल्यूशन द्वारा और वृक्ष वलय द्वारा। अब इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कार्बन 14 क्या है, C14 जो है C12, कार्बन और कार्बन 14 आपस में एक समस्थानिक हैं। समस्थानिक में होता क्या है, इसके आधार पे जैसे कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो उससे कार्बन का निकलना प्रारंभ हो जाता है। अब वो कितने निकले हैं इस चीज को देख के उसकी एज की कैलकुलेशन की जा सकती है। इसका प्रयोग केवल जीवित व्यक्तियों में किया जा सकता है, ये पॉइंट ध्यान रखने योग्य है। फिर पोटेशियम आर्गन की चर्चा करें तो पोटेशियम आर्गन मेथड क्या है, जो निर्जीव चीजें हैं उनके बारे में काम देता है। थर्मोल्यूशन की चर्चा करें तो थर्मोल्यूशन क्या है, इस सिद्धांत के आधार पर निर्माण के दौरान जो वस्तुएं जैसे किसी चीज का निर्माण हुआ तो निर्माण के बाद लगातार वहां पे इलेक्ट्रॉन्स खोने लगते हैं। इस आधार पे निर्मित हुई चीजों की एज गणने के लिए थर्मोल्यूशन मेथड का प्रयोग, निर्जीवों के लिए पोटेशियम आर्गन का प्रयोग, और जो मानव हैं, जो जीवित मानव हैं, उनके लिए C14 विधि का प्रयोग किया जाता है। एक विधि और है वृक्ष वलय द्वारा। वृक्ष वलय का मतलब क्या है, एक बात मानी जाती है कि प्रत्येक साल में वृक्ष पर एक वलय चढ़ता है। जैसे ये पेड़ है, इस पेड़ को अगर काट दिया जाएगा तो काटने के बाद इसकी एक वलय गिन के इसकी एज कैलकुलेट की जा सकती है, इस बारे में वृक्ष वलय द्वारा।
अब अगर इसके पतन के कारण की चर्चा करें तो पतन के कारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिए हैं, हम लोगों को याद रखने पड़ेंगे। जैसे गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर मानते हैं कि बाह्य आक्रमण हो गया था जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। वहीं कुर कनेरी की चर्चा करें तो ये महामारी मानते हैं। एम दित्रियो की चर्चा करें पर्यावरण परिवर्तन मानते हैं। अर्नेस्ट मैके व आर एस रा की चर्चा करें तो बाढ़ का कारण मानते हैं। आर.एल. स्टीन व अमलानंद घोष की चर्चा करें तो जलवायु परिवर्तन मानते हैं। एम.आर. साहनी, एम.टी. लैगविन व जी.एफ. डेल्स की चर्चा करें तो भूतात्विक परिवर्तन मानते हैं। साथ ही मार्शल मानते हैं कि प्रशासनिक अस्थिरता आई होगी जिसके कारण व्यापार खत्म हो गया और धीरे धीरे लोग पलायित हो गए होंगे या पलायन कर गए होंगे। अब पॉइंट्स यहाँ पे कुछ ध्यान देने योग्य है। सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ध्यान रखने लायक है कि इनमें से हमें सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पतन के बारे में सभी से संबंधित क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करने वाले सिंधु घाटी सभ्यता का एक अलग से तरीका, और ये अलग अलग नगरों के बारे में, अलग अलग निर्माण की तिथि के बारे में बताता है और वहां पे कौन कौन सी चीजें पाई गई। यहां से अगर क्वेश्चंस अगर अभी तक आप सेशन से जुड़े हुए हैं तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अब आपके यहां से कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे अगर इसको पूरी तरह देख लेंगे। ये 10 मिनट का और सेशन होगा। अब हड़प्पा सभ्यता को देखो तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में याद रखना, ये पाया कहां, ये इस वर्तमान समय में कहां स्थित है, साहिवाल पंजाब में स्थित है। खोज की दयाराम साहनी द्वारा 1921 में मोंटेगरी पंजाब जो पाकिस्तान का क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता के दुर्ग को एबी नाम दिया गया। यहाँ पे अन्नागर व अनाज कूटने के चबूतरे देखने को मिलते हैं। अन्नागर अनाज कूटने के चबूतरे के साथ ही यहाँ पे कुल 12 अन्नागार या 12 अन्नागार का मतलब हुआ जहाँ पे अनाज रखा जाता है। पुजारी की पत्थर की मूर्ति देखने को मिलती है। साथ में मोहरों पर शेर का आंकलन देखने को मिलता है। 16 भट्टियां व धातु के निर्माण के। पीतल की गाड़ी देखने को मिली। पीतल की गाड़ी के साथ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे शंख बना हुआ है। उर्वरता की देवी देखने को मिलती है। स्वास्तिक में चक्र व चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलता है। गेहूं व जौ के दाने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। गेहूं जौ के दाने के साथ यहाँ तांबे का पैमाना देखने को मिलता है। कांच की गाड़ी देखने को मिलती है। बर्तन पर बना हुआ मछुआरे का चिन्ह देखने को मिलता है। पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग में टीले व्हीलर के बारे में देखने को मिलता है। तांबे का इक्का और तांबे का टुकड़ा, साथ ही साथ ईंटों के चबूतरे और गरुड़ चित्रित मुद्रा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ध्यान रखना और इसको भूलना भी नहीं है। कैसे कि 12 अन्नागार कहां पाए गए? 12 अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में पाए गए। या नगरों के दक्षिण में कब्रिस्तान R37 नाम का कब्रिस्तान कहां पाया गया? R37 नाम का कब्रिस्तान हड़प्पा में पाया गया। ठीक। मोहनजोदड़ो की चर्चा करें तो मोहनजोदड़ो में लरकान सिंध क्षेत्र पाकिस्तान में खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। सबसे बड़ा नगर है। जब सबसे बड़ा नगर है तो सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार यहाँ पाया गया। मुद्रों पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई। सूती वस्त्र पाए गए। 21 मानव कंकाल पाए गए परंतु यहाँ पे कोई भी कब्रिस्तान नहीं है। मिट्टी का तराजू पाया गया। नकली स्थान व सिंधु का बाग भी इसे कहा जाता है। साथ ही सिंधु नदी के तट पे अलंकृत रूप से यह फेमस है। यहाँ क्या सार्वजनिक स्नानागार पाए गए। दोनों सिरों पे सीढ़ियां थी। पानी, गंदा पानी निकालने का रास्ता था। धर्म अनुष्ठान वगैरह संबंधित जब भी होते तो यहाँ पे स्नान होता था। साथ में महोदय मार्शल इसको तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य मानते हैं। क्या ये जो विशाल अन्नागार, देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। इसकी वेड्थ कितनी थी, लेंथ कितनी थी, डेप्थ कितनी थी, भूल भी जाना, पर ये याद रखना इसका प्रयोग, इसके दोनों तरफ से सीढ़ियां थी और गंदा जल निकालने का समुचित साधन उपस्थित था। चंदुआड़ों की चर्चा करें कि चंदुआड़ों में क्या पाया गया, तो चंदुआड़ों खोज किसने की? गोपाल majumdar ने की, अर्नेस्ट मैके ने की। यहाँ पे मनके की माला देखने को मिलती है। उसका पूरा कारखाना देखने को मिला। कुल मिला के बिजनेस क्षेत्र था। एक मुद्रा में 3 घड़ियाल व 2 मछलियां देखने को मिली। एक मात्र स्थान है जहां पे वृक्काकार अर्थात गोल ईंटों का निर्माण हुआ। लिपस्टिक का प्रयोग देखने को मिला। कंगा, काजल, उस्तरा का प्रयोग देखने को मिला। औद्योगिक नगर है ये। झूकर जाकर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। बिल्ली व कुत्तों के पैरों के निशान है। मणिकारी मोहर देखने को मिलती है। भार व माप के बारे में। यहाँ पे कारखाने बनाने के स्थान, एकमात्र स्थान जहाँ वृक्क, नहीं समझ में आ रहा, याद रखो क्या पॉइंट्स, हमें खुद नहीं समझ में आया। वृक्क का क्या है? चंदुआड़ो वृक्क का मतलब होता है गोल। एकमात्र ऐसा स्थान जहां पे गोल ईंटें पाई गई।
एन गोपाल majumdar ने इसकी खोज की, उन्होंने इसका खोज की। इसके बाएं तट पे ये चीजें पाई गई। सूतका डोर की चर्चा करें, 1927 में सर अर्नेस्ट स्टाइन ने, दाशक नदी बलूचिस्तान में स्थित है, मिट्टी की चूड़ियां यहाँ देखने को मिलती है, घोड़े के अस्थि पंजर, मानव अस्थि राख से बना हुआ बर्तन बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दुर्ग प्राकृतिक चट्टानों के यहाँ पर ऊपरी हिस्सा है, कच्ची ईंटों के मकान इत्यादि देखने को मिलते हैं। लोथल की चर्चा करें तो लोथल की खोज 1954 से 55 के दौरान एसआर राव ने की, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ये प्रमुख बंदरगाह की था यहाँ पे। यहाँ जल प्रबंधन के साधन देखने को मिलते हैं। उत्तर पश्चिमी किनारे का समाधि स्थल है क्षेत्र देखने को मिलता है। मनके का निर्माण कारखाना, मनका कैसे बनता है उसका कारखाना देखने को मिलता है। चावल का उससे देखने को मिलते हैं, बाजरे का साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तांबे का कुत्ता देखने को मिलता है, पूर्व में हाथी देखने को मिलता है, धान की भूसी देखने को मिलता है, फारस की मुद्रा, गढ़ीवाद दोनों रक्षा प्रवृत्ति देखने को मिलते हैं। अब लोथल क्या है? लोथल एक क्षेत्र है जहां पे मक्के, धान, बाजरे, तांबे का कुत्ता, पूर्व में हाथी, इनके क्षेत्र देखने को मिलते हैं, इनके निशान देखने को मिलते हैं। रंगपुर की चर्चा करें, रंगपुर माधवदास द्वारा खोजा गया। यहाँ पे कहा, यह है कहाँ? अहमदाबाद गुजरात में। क्षेत्र कंफर्म हो गया, क्षेत्र कंफर्म हो, बाकी चीज याद रखो। कच्ची ईंटों व नालियों का निर्माण, ज्वार बाजरा के साथ, धान की खेती के साथ, साथ ही साथ जो रंगपुर है वो उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सूतका डोर की चर्चा करें तो सूतका डोर क्या है? ये सरस्वती नदी पर स्थित है। सरस्वती नदी कच्छ गुजरात में देखने को मिलती है। इसकी खोज किसने की थी? सूतका डोर की खोज जागल पर्वत जोशी जी द्वारा की गई। ये पॉइंट ध्यान रखना। यहाँ पाए क्या जाते हैं? यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से निर्मित चूड़ियां, तराजू का पलड़ा, साथ ही साथ सरस्वती नदी और घोड़े के अस्थि पंजर व कलश के क्षेत्र पाए गए। इन चीजों के अवशेष यहाँ पाए गए, ये चीजें यहाँ पे पाई गई। इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन मुझे राखी गढ़ी चर्चा करें तो सूरजमान हिसार में घग्गर ताम्र उपकरण पाए गए। हड़प्पा लिपि पाई गई, वो भी यहाँ का मुद्रा, हड़प्पा सभ्यता की एक मुद्रा पाई गई जहां से हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से लेखन कार्य हो उसके बारे में नॉलेज मिलती। वैसे हड़प्पा कला की आज तक सभ्यता को पढ़ा नहीं जा सका, ये बारे में याद रखना। ये नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव क्षेत्र था। अब धौलावीरा की चर्चा करें, धौलावीरा की खोज 1990-91 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की और 67-68 में जेपी जोशी द्वारा की गई। यहाँ पे एक लंबा जलाशय पाया गया, शैलकृत जलकुंड पाए गए। यहाँ का जो किला था वो 3 वर्गों में विभाजित था, किला, मध्यनगर व निचला नगर। विशाल जलाशय पाए गए। हड़प्पा सभ्यता में बड़े आकारों वाले 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख पाए गए। बनावली की चर्चा करें, ये RS बिष्ट द्वारा खोजी गई, हिसार हरियाणा में। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे 3 प्रकाश, यहाँ ये संस्कृति पे अगर प्रकाश डालेंगे तो पाक सैंधव, विकसित सैंधव तथा उत्तर सैंधव। नहीं समझे? देखो क्या है, यहाँ की संस्कृति के 3 स्टेज देखने को मिलते हैं हमें। एक विकसित होती हुई, एक उत्तर और एक प्राचीन के बारे में। पक्की ईंटों का यहाँ निर्माण होता है, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। मिट्टी का हल देखने को मिला, तांबे के बाट, बैलगाड़ी व पहियों के निशान। कालीबंगा की चर्चा करें, कालीबंगा में जो है, कालीबंगा 1953 में अलकमानंद घोष द्वारा इसकी खोज हुई। साथ ही साथ इसको BK अय्यर जी ने 1960 में ब्रजवासी लाल द्वारा खोज। राजस्थान गंगानगर में स्थित है, यहाँ भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन सरस्वती नदी के भी यहाँ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कालीबंगा के भवन में कच्ची ईंटों का निर्माण किया गया, सेलखमनड़ी मिट्टी का प्रयोग और जूते हुए खेतों का साक्ष्य। लकड़ी की नाली, युग्म समाधियां, चूड़ियां, अलंकृत व नौकासी ईंटें, बेलनाकार मोहरे, 7 अग्निवेदिकाएं व सिलबट्टा। अब 7 अग्निवेदिकाएं इस बार ज्यादा पूछी जा सकती है, तो पॉइंट यादव को कहां पाया गया? ये कालीबंगा में पाया गया। फिर चर्चा करते हैं मांडा। मांडा सतलज नदी पे 1982 में खोजा किसे? जगपन जोशी जी द्वारा, रूपनगर जम्मू कश्मीर के। सबसे उत्तरी स्थल था ये। साथ ही साथ यहाँ पे गतिवास, गहनों का जाखिरा देखने को मिलता है। इसके 3 स्तर हैं, पाक सैंधव क्षेत्र, विकसित क्षेत्र व उत्तरकालीन क्षेत्र। एक छुरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था ये। साथ ही साथ यहाँ कुल्हाड़ी के अवशेष पाए गए या कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। रोपड़ की चर्चा करें, 1950 यज्ञ दत्त शर्मा जी द्वारा सतलज नदी के बाएं किनारे पे आलमगीर मेरठ में आजाद भारत का पहला उत्खनित क्षेत्र कुत्ते के मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। फलक व तांबे की कुल्हाड़ी, आभूषण, मोर व गिलहरी के साथ सभ्यता का यह अंतिम अवस्था थी। मनके, पिंड, मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारी की गई। बालाकोट की चर्चा करें तो पूर्व हड़प्पा सभ्यता के अवशेष, सिपों की कार्यशाला, एक बंदरगाह के रूप में बालाकोट है क्या? जो बालाकोट है ये यहाँ का एक
बंदरगाह था, तो इस पॉइंट को याद रखना, ये बंदरगाह है। फिर आमरी की चर्चा करें, आमरी एक पहला स्थल है जहां पे पाक सभ्यता का परिवर्तन चिन्ह देखने को मिलता है। दामापुर प्रवरा नदी के किनारे अहमदनगर महाराष्ट्र में रथ चलाता हुआ मनुष्य, ताड़ गैंडे इनकी आकृतियां, मृदमाण सेंधो सभ्य लिपि तस्करी, साथ में यहाँ पे प्याले के साथ मिल गए। सोदका गोड़ की चर्चा करें, सोदका गोड़ पूर्व में स्थित है, 1962 जीएस डेस द्वारा खोजी गई। भागनापुर कुरुक्षेत्र की चर्चा करें तो जेपी जोशी द्वारा खोजी गई। साथ ही यहाँ पे सफेद काले व आसमानी रंग के कांच की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां, साथ ही साथ यहाँ पे कांच की मिट्टी देखने को मिलती है। तो ये पूरा का पूरा सेशन था जहां पे हम लोगों ने चर्चा की हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, नवीन सभ्यता, नगरी सभ्यता के बारे में। साथ ही साथ हम लोगों ने चर्चा की शहरी, गग्गर, मेलवा, इन सभ्यताओं के बारे में। अब इस सभी सभ्यताओं से संबंधित क्वेश्चंस कंफर्म हो गए। आज के इस सेशन में यहाँ पे हम लोगों ने सभ्यताएं चर्चा की, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, ये पॉइंट्स की चर्चा हो गई। अब अगर आपको ये पूरी पीडीएफ चाहिए, जस्ट सपोज आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ आप प्राप्त करें, तो इस पीडीएफ को पाने के लिए क्या करना है, ये थोड़े से बैचेस हैं। अगर इनमें से कोई बैच नहीं है, आप नहीं चाहते कि इनमें से कोई बैच लें या इनमें से कोई बैच आपके काम का, आप यूपीडब्ल्यूएससी की नहीं तैयारी करें, आपको केवल यही चाहिए, तो 9889057003 नंबर नहीं दिख रहा, कोई नहीं यार, जब ना दिखे तो यहाँ पे लिख देते हैं 9889057003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आपको जीके जीएस की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आप लोगों की कंप्लीट एक व्यवस्था करा दूंगा जहां पे केवल जीके जीएस की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाया करें। कैसे होगा, एक्चुअली अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं, मैं इसके लिए एक प्रॉपर पीडीएफ बैच ही अनाउंस कर दूंगा जहां पे केवल पीडीएफ से मिल जाया करें। जीके जीएस की पीडीएफ अलग हो जाएंगी, आपके रीजनिंग की पीडीएफ अलग हो जाएगी, हिस्ट्री की हाँ सब्जेक्ट यही तो है, हिंदी सब्जेक्ट हिंदी रखी हो जाएंगे, कंप्यूटर की पीडीएफ हो जाएंगे। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो ऐसा किया जाएगा, वरना नहीं। सेशन कैसा लगा बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं, आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं उन सभी ग्रुप्स में इस वीडियोस को शेयर करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं, हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ता है। अब आपका एक सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, देखिए जस्ट सपोज आपने एक सब्सक्राइब बटन दबाया, आपके सब्सक्राइब बटन, आपके कमेंट्स और आपके लाइक से क्या होता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और जितना मोटिवेशन होता है उतना मन करता है कि और वीडियोस बनाएं और वीडियोस बनाएं। जितना जल्दी कंटेंट खत्म होगा, 60 दिन का तो मैंने टारगेट लिया है कि 60 डेज में कंप्लीट कोर्स कराएंगे, केवल कोर्स ही करना है, कोर्स के साथ बाकी तैयारियों के विषय में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब सिलेक्शन लेना है हमें, तो सिलेक्शन लेने के लिए थोड़ी सी आप हमारी मदद, थोड़ी हम आपकी मदद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।